Hello everyone, I hope you all are good and safe. So in my previous videos I have uploaded the chapter Employee Compensation Act 1923. Now today we are going to discuss our question paper pattern. Okay, apart from this we are going to start our new chapter, that is Employee State Insurance Act 1948. So let's start now. चलिए समझते हैं हमारे पेपर पैटर्न को. बीकॉम सेकेंड ईयर पेपर 8 कंपनी एंड कॉम्पेंसेशन लॉ. यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है वो टोटल 75 मार्क्स का होता है, जिसके अंदर 5 क्वेश्चंस होते हैं और 15 मार्क्स ईच, यानी कि टोटल कितना हुआ 75. ठीक है, इस 75 में से कंपनी लॉ कंप्राइजेज ऑफ 45 मार्क्स एंड कॉम्पेंसेशन लॉ कितने का है 30 मार्क्स का. अब यहाँ पे टोटल यूनिट्स जो है वो इस पेपर के अंदर 7 यूनिट्स है. ठीक है, हम यूनिट्स को डिस्कस करते हैं. देखिए यहाँ पे कॉम्पेंसेशन लॉ के अंदर कितनी यूनिट्स है 5, 6, 7, मतलब लास्ट की जो 3 यूनिट है वो कॉम्पेंसेशन लॉ कवर करता है. ESI 1948, ये 15 मार्क्स का फुल फ्लेज क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है 2 पार्ट्स के अंदर A और B करके. उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है यूनिट 6 ECA, दैट इज एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्ट. इसमें भी आपसे मे बी 15 का या फिर 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है. बट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर 15 मार्क्स का यहाँ पे आता है तो यूनिट 8 यानी कि मिनिमम वेजेस एक्ट में से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा. या फिर अगर आपसे 10 मार्क्स का यहाँ पे पूछा गया है तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है. तो यहाँ तक हमने डिस्कस करा 30 मार्क्स का कॉम्पेंसेशन लॉ. अब हम डिस्कस करते हैं कंपनी लॉ. जब कंपनी लॉ को डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए यूनिट 1, 2, 3 और 4 यूनिट्स आर हियर. अब जो यूनिट 1 है इसमें कितने क्वेश्चन है, चैप्टर्स 1, 2, 3. ठीक है, पहला है कंपनी, दूसरा है काइंड्स ऑफ कंपनी, तीसरा है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी. जो यूनिट 2 है उसके अंदर आपके चैप्टर नंबर 5, 6, 7 मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस एंड शेयर कैपिटल. यूनिट 3 के अंदर चैप्टर नंबर 8 और 9 डायरेक्टर्स और दूसरा शेयर होल्डर्स मीटिंग्स. लास्ट यूनिट 4 के अंदर 10, 11, 12, 13, जिसके अंदर चैप्टर कौन कौन से, अकाउंट्स एंड ऑडिट, डिविडेंड प्रोविजंस, वाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज और 13th है ट्रिब्यूनल. ओके, नाउ द थिंग इज कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जो 3 क्वेश्चन होते हैं वो इस यूनिट में से आते हैं और जो 2 क्वेश्चन होंगे वो यहाँ से आएंगे. अब ये ध्यान रखिएगा, इन जो क्वेश्चन में से 15 मार्क्स के फुल फ्लेज आपसे यहाँ से पूछे जा सकते हैं, यूनिट 1 में से, 2 में से, और यहाँ पर आपको हर क्वेश्चन में प्रोबेबली चॉइस मिलती है. ठीक है, इसी पेपर के पैटर्न के हिसाब से आप अपनी तैयारी पूरी रखिएगा. पहले कॉम्पेंसेशन लॉ को खत्म कीजिएगा क्योंकि 2 चैप्टर ही आपका कितना स्कोर कर लेते हैं, एटलीस्ट 25. ओके, फुल फ्लेज इसकी तैयारी करिएगा. ठीक है, तो पेपर पैटर्न डिस्कस कर चुके हैं. चलिए अब अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट. चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 14 एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948. देखिए, इंश्योरेंस का मतलब आप सभी समझते हैं कि किसी मिस हैपनिंग के केस में आप क्या है, सिक्योर्ड है, आप सेफ है. ठीक है, तो ऐसे ही एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट जो है वो एम्प्लॉयज की सेफ्टी को कंसिडर करता है. देखिए, जो ये एक्ट है ये आया था 1948 में. बेसिकली इसका उद्देश्य क्या था, इंटीग्रेटेड नीड बेस्ड सोशल इंश्योरेंस स्कीम प्रोवाइड कराना. ठीक है, ताकि जो वर्कर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके कंटिजेंसीज के केस में. अब कंटिजेंसी कुछ भी हो सकती है, जैसे कि सिकनेस है, मैटरनिटी है, टेम्परेरी या फिर परमानेंट डिसेबलमेंट है, डेथ हो जाती है किसी एम्प्लॉय की इंजरी के केस में, या फिर कुछ ऐसा इंजरी हो जाती है जहाँ पे उसको लॉस हो जाता है वेजेस का या उसकी अर्निंग कैपेसिटी का लॉस हो जाता है. तो जो ये एक्ट है ये प्रोवाइड करता है गारंटी ऑफ रीजनेबली गुड मेडिकल केयर वर्कर्स के लिए और उनके इमीडिएट डिपेंडेंट्स के लिए. अब इस एक्ट के एनेक्टमेंट को यानी कि अधिनियम को फॉलो करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ESI कॉर्पोरेशन को एस्टैब्लिश करा ताकि वो एडमिनिस्टर यानी कि कार्यभार कर सके इस स्कीम के लिए. जो ये स्कीम है देर आफ्टर सबसे पहले इम्प्लीमेंट कहाँ पे हुई थी, कानपुर और दिल्ली में 24 फरवरी 1952 को. ये जो एक्ट है फर्दर एब्जॉल्व करता है यानी कि फ्री कर देता है एम्प्लॉयज़ को उनके ऑब्लिगेशन से जो कि उन्हें पूरे करने होते हैं मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 में और वर्कमेन कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923 में. देखिए आगे जो बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं एम्प्लॉयज़ को इस एक्ट के अंदर वो क्या है, कन्फर्मेटिव में है विद ILO कन्वेंशंस यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस के जो वो है यहाँ पे देखिए बेनिफिट्स है उसके साथ ये मैच करता है. ऑब्जेक्टिव की बात करें तो एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, जो ESI एक्ट है इसका एम क्या है, प्रोवाइड कराना इंटीग्रेटेड सोशल सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन वर्कर्स को और उनके डिपेंडेंट्स को ऑर्गेनाइज सेक्टर में कंटिजेंसीज के
केस में। चलिए आगे देखते हैं कि जो एम्प्लॉयज़ कवर होते हैं ईएसआई स्कीम के अंदर वो एंटाइटल होते हैं मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए खुद और अपने डिपेंडेंट्स के लिए। उन्हें कैश बेनिफिट्स भी मिलते हैं अगर कुछ ऐसी कंटिजेंसी होती है जिसके कारण लॉस होता है वेजेस या अर्निंग कैपेसिटी में। जो इंश्योर्ड वुमेन है वो एंटाइटल होती है मैटरनिटी बेनिफिट के लिए फॉर कन्फाइनमेंट यानी कि चाइल्ड बर्थ के लिए, ठीक है। जहाँ पे डेथ अगर होती है किसी इंश्योर्ड एम्प्लॉय की ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट इंजरी तो उसके डिपेंडेंट्स जो है वो फैमिली पेंशन के लिए एंटाइटल रहते हैं। अब आगे देखते हैं, समझते हैं कि ये एक्ट कहाँ पर एप्लीकेबल है। देखिए ये एक्ट इंडिया के सारे ही स्टेट्स में एप्लीकेबल है इंक्लूडिंग JNK, ओके। और ये अप्लाई कहाँ पर करता है, सबसे पहले तो सारी फैक्ट्रीज पे अप्लाई करता है, और लेकिन ये अदर देन सीजनल फैक्ट्रीज, सारी फैक्ट्रीज अदर देन सीजनल यानी कि नॉन सीजनल पे अप्लाई होता है। आगे देखिए नॉन सीजनल में भी अगर जो फैक्ट्री चल रही है पार की हेल्प से, विद पार, ठीक है। विद पार का मतलब क्या, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और यहाँ पे क्या है विदाउट पार। तो दोनों के केस अलग है। अगर विद पार है तो वो 10, वहाँ पे 10 या उससे ज़्यादा, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। एक तो विद पार एंड जो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ है वो 10 या उससे ज़्यादा है। दूसरी कंडीशन क्या है, या तो विदाउट पार हो लेकिन जो एम्प्लॉयज़ है वो कितने हैं, 20 या उससे ज़्यादा। तो ये जो एक्ट है उस फैक्ट्री पे एप्लीकेबल होगा। और जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो अपने ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन के द्वारा इसके प्रोविजंस को एक्सटेंड कर सकती है किसी भी एस्टेब्लिशमेंट पे या फिर किसी भी क्लास ऑफ एस्टेब्लिशमेंट पे, इंडस्ट्री, कमर्शियल, एग्रीकल्चर, अदरवाइज। और अंडर दीज एनेबलिंग प्रोविजंस जो बहुत सी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने एक्सटेंड किया है ईएसआई एक्ट को सर्टेन स्पेसिफिक क्लास ऑफ एस्टेब्लिशमेंट जैसे कि शॉप्स, होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमास, प्रीव्यू थिएटर्स, मोटर्स, ट्रांसपोर्ट और अंडरटेकिंग्स एंड न्यूज़पेपर एस्टेब्लिशमेंट जो कि एम्प्लॉय करती है 20 या उससे ज़्यादा लोगों को। अब आगे देखिए, किसी भी तरह की कोई फैक्ट्री और एस्टैब्लिशमेंट जिसमें ये एक्ट अप्लाई होता है वो कंटिन्यू रहेगी इस एक्ट के अंदर गवर्न होने के लिए, लेकिन इस टाइम पे वो क्या होगा, उस पर ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन किस केस में समझते हैं कि जब नंबर ऑफ पर्सन जो एम्प्लॉयड है किसी भी टाइम फॉल्स बिलो द लिमिट। अब यहाँ पे सपोज कीजिए 10 से एम्प्लॉय कितने हो गए, 9, एक छोड़ के चला गया, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कंडीशन पूरी नहीं हो रही है, तो इसलिए ये यहाँ पे अभी ये एक्ट के अंदर कवर नहीं होगा। तो सेम ऐसा केस में यहाँ पे 18 रह गए सपोज करो। चलिए आगे समझते हैं एग्जाम्पशंस। अब यहाँ पे देखिए जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो अपने ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन के द्वारा एग्जाम कर सकती है कुछ कंडीशंस के साथ। किसको, चलिए सबसे पहले समझते हैं, यहाँ से इसको समझना बेटर रहेगा कि एग्जाम्शन दी जाएगी किसी भी एम्प्लॉय, किसी भी इन की बात की गई है, ठीक है। इन पे मैं बाद में आऊँगी, लेकिन यहाँ पे समझाती हूँ। किसी भी फैक्ट्री और एस्टैब्लिशमेंट को एग्जाम्शन मिल जाएगी कब, जब वहाँ वो अपने एम्प्लॉयज़ को इसी तरह का यानी कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस में जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं उसी तरह के सब्सटेंशियली सिमिलर बेनिफिट देगी या फिर उससे अच्छे बेनिफिट देगी। तो इस केस में गवर्नमेंट एग्जाम कर सकती है उस फैक्ट्री को, एस्टैब्लिशमेंट को या फिर क्लास ऑफ फैक्ट्रीज और एस्टैब्लिशमेंट जो कि स्पेसिफाइड है किसी भी एरिया फॉर्म ऑफ ऑपरेशन के लिए, और जहाँ पे नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर यानी कि 1 साल भी एक्सीड नहीं हुआ है, एंड में फ्रॉम टाइम टू टाइम रीन्यू कराती रहती है वो अपने एग्जाम्शंस को फर्दर पीरियड्स के लिए, ठीक है, जहाँ पे लेकिन वो 1 साल से ज़्यादा का एक्सटेंड नहीं होगा। एंड नाउ द सेम केस इज आर थर्ड पॉइंट ऑफ द एग्जाम्शन। चलिए फटाफट इसको भी यहीं पे देख लेते हैं। इट इज़ डिटो सेम, आपको ये यहाँ तक बस समझने की ज़रूरत है। आगे एक बात ध्यान में रखनी है, ये थर्ड पॉइंट में जब सेम ही है तो अलग क्या है, सिर्फ अलग ये है कि गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी की बात की गई है, यानी कि उन फैक्ट्रीज की जो एग्जाम, वो फैक्ट्रीज एग्जाम होगी या फिर एस्टेब्लिशमेंट जो किसके अंडर आती है, गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी के अंदर, ठीक है। अगर वो अपने एम्प्लॉयज़ को सिमिलर सब्सटैंशियल बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रही है या फिर सुपीरियर बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रही है तो ये एग्जाम हो जाएगी। और यहाँ पे हमारा दूसरा पॉइंट रह गया था, चलिए फटाफट देखते हैं कि एग्जाम्शन ऑफ पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन किसको मिलेगा। यहाँ पे कहते हैं कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अब हम एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब समझ लेंगे लेकिन अभी तक सिर्फ इतना समझ के चलिए कि जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है अगर वो अपने ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन दे देती है कुछ कंडीशंस के साथ साथ कि वो एग्जाम कर रही है इस पर्सन को या फिर क्लास ऑफ पर्सनस को जिनको एम्प्लॉय किया जाएगा किसी भी फैक्ट्री या फिर एस्टैब्लिशमेंट में, जो कि टू विच दिस एक्ट अप्लाइज फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ द एक्ट, यानी कि ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन देकर के एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट किसी को भी एग्जाम कर सकती है। अब समझते हैं नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट कि ये एक्ट कहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। जो ईएसआई एक्ट है वो एप्लीकेबल नहीं है इन फॉलोइंग पर। देखिए, सीजनल फैक्ट्रीज पर एप्लीकेबल नहीं है, उन फैक्ट्रीज और एस्टैब्लिशमेंट पर एप्लीकेबल नहीं है जहाँ पे एम्प्लॉयज़ को सब्सटेंशियली सिमिलर या फिर सुपीरियर बेनिफिट्स ऑलरेडी मिल रहे हैं।
किसी भी मेंबर पर एप्लीकेबल नहीं होगा जो कि किसका है, इंडियन मिलिट्री, नेवल या फिर एयरफोर्स का, क्योंकि उन्हें ऑलरेडी इस तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं। कोई भी एम्प्लॉय जिसका वेज एक्सक्लूड कर दो उसमें से रेम्यूनरेशन ओवर टाइम की, उसके अलावा अगर उसका वेज जो है वो एक्सीड करता है वेज लिमिट से जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिक्स करी है, ठीक है। फिलहाल के लिए वेज लिमिट कितनी है, 7500 पर मंथ। ओके, आगे देखिए, जो फैक्ट्रीज पार से चलती है अगर उसमें 10 से कम एम्प्लॉयज है तो उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर कोई फैक्ट्रीज विदाउट पार चलती है और उसमें 20 से कम लोग हैं तो उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। जो माइंस है विच आर सब्जेक्ट टू माइंस एक्ट 1952, क्योंकि वो तो ऑलरेडी वहाँ कवर हो रही है माइंस एक्ट 1952 के अंदर, तो माइंस को हमने यहाँ से एक्सक्लूड कर दिया। रेलवे रनिंग शेड्स भी यहाँ से एक्सक्लूडेड है क्योंकि वो रेलवेज के अंदर आ गए, वहाँ के लिए ऑलरेडी कई सारी स्कीम्स होती है। आगे समझते हैं डेफिनेशंस को। सबसे पहली डेफिनेशन है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। देखिए यहाँ पर सारे ही केसेस में क्या होती है, स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन हमें बस ये समझना है कि कहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट होती है इन रिस्पेक्ट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट जो कि कंट्रोल में होगी सेंट्रल गवर्नमेंट के, या फिर रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर कोई भी मेजर पोर्ट और माइन और ऑयल फील्ड, ठीक है। यहाँ तक कि जितने भी जो ये सारी चीज़ें रहेंगी ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है और बाकी सारे केसेस स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। तो इन पे डिपेंड करता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है वहाँ के लिए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होगी। कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करें तो जो पैसा यहाँ पे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है और कुछ पैसा एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है, इंश्योरेंस पर्पस के लिए बाय ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, तो वो क्या कहलाता है, कंट्रीब्यूशन। आगे देखिए डिपेंडेंट की बात करें तो यहाँ पे मतलब क्या है कि मीन्स एनी ऑफ द फॉलोइंग रिलेटिव्स ऑफ अ डिसीज्ड इंश्योर्ड पर्सन, यानी कि किसी डिसीज इंश्योर्ड पर्सन के जो कि इंश्योर्ड था और अब वो डिसीज हो गया, मर गया है, तो उसके डिपेंडेंट्स कौन कौन होंगे। देखो विडो, उसकी वाइफ भी हो सकती है, ठीक है, लेजिटिमेट और मतलब उसका खुद का बेटा या फिर अडॉप्टेड सन भी हो सकता है जिसने अभी तक 25 की एज अटेन नहीं की है। अनमैरिड लेजिटिमेट अडॉप्टेड डॉटर हो सकती है, विडोड मदर हो सकती है। और इफ होली डिपेंडेंट ऑन द अर्निंग ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन, मतलब कोई ऐसा पर्सन है जो कि सिर्फ उसी की अर्निंग पे डिपेंड था उसके डेथ के टाइम पर, या फिर उसका लेजिटिमेट और अडॉप्टेड सन जिन्होंने अभी तक 25 की एज अडॉप्ट तो कर ली है लेकिन वो क्या है, इन्फर्म है। इन्फर्म का मतलब वो अनवेल है किसी भी तरह से, मान लो फिजिकल डिसेबिलिटी है या मेंटल डिसेबिलिटी है। आगे देखिए, इफ होली और इन पार्ट जो डिपेंडेंट था इंश्योर पर्सन की अर्निंग्स पे, या फिर कोई भी पेरेंट विदाउट मदर के अलावा, क्योंकि वो ऑलरेडी हमने ऊपर कवर कर लिया है। माइनर इलेजिटिमेट सन हो सकता है, यानी कि उसका खुद का ना होकर के अनमेरिड इलेजिटिमेट डॉटर हो सकती है, डॉटर लेजिटिमेट और अडॉप्टेड इलेजिटिमेट अगर मैरिड होगी, ठीक है, एंड अ माइनर और विडोड एंड अ माइनर। चलिए आगे इन सबको हम पॉइंट्स को कवर कर ही सकते हैं। हम फटाफट आगे से समझते हैं कि एम्प्लॉयमेंट इंजरी कैसे होती है। आई होप इस वीडियो को देखने से पहले आप एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन की वीडियोस देख चुके होंगे, क्योंकि वहाँ पे हमने इसको बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर लिया था कि एम्प्लॉयमेंट इंजरी यहाँ पे भी। चलिए फटाफट देखते हैं। एक तरह की पर्सनल इंजरी होती है जो कि किसी एम्प्लॉय को हो जाती है किसी एक्सीडेंट या फिर ऑक्यूपेशनल डिजीज के कारण, जो कि क्या होती है, उसके एम्प्लॉयमेंट के से जुड़ी होती है। और अब एक इंश्योरेबल एम्प्लॉय है, वेदर जो एक्सीडेंट या तो एक्सीडेंट होता है या फिर ऑक्यूपेशनल डिजीज से वो संपर्क में आ जाता है तो विद इन और आउटसाइड टेरिटोरियल लिमिट्स, तो वो एम्प्लॉयमेंट इंजरी माना जाएगा। दस फॉर द फॉलोइंग, ये एसेंशियल है एम्प्लॉयमेंट इंजरी के कि एक तो वो पर्सनल इंजरी होनी चाहिए। एक तो एम्प्लॉय को देखिए फिजिकल या फिर बॉडीली किसी भी एस्पेक्ट में उसको इंजरी हुई हो। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर साइकोलॉजिकल है, मेंटल स्ट्रेस है, उसकी मेंटल नर्वस सिस्टम शॉक हो जाता है, तो इस तरह की सारी जो इंजरी है वो भी पर्सनल इंजरी में ही काउंट होगी। आगे देखिए, इंजरी एक्सीडेंट या ऑक्यूपेशनल डिजीज से होनी जरूरी है। एक्सीडेंट आप समझते ही है, ऑक्यूपेशनल डिजीज मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, फिर से एक बार एक पॉइंट बता देती हूँ। सपोज कीजिए आप डॉक्टर्स का जो कोरोना पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं, उनका इलाज कर रहे हैं, सीधी सी बात है उनको भी चांसेस है कोरोना होने के। तो अब इसमें क्या हुआ कि ऑक्यूपेशन ही ऐसा है जहाँ पे इस तरह की डिजीज हो सकती है। अब यहाँ पे देखिए, इंजरी मस्ट आउट ऑफ एंड अराइज इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट से ही होनी चाहिए तभी मानी जाएगी, ठीक है। वैसे तो हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं। आगे देखिए, इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं राइजिंग आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि कुछ कैजुअल कनेक्शन रहा है एम्प्लॉयमेंट और इंजरी के बीच में, ठीक है। वाइल अराइजिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू, यहाँ पे कोर्स की बात करें कि इंजरी का टाइम प्लेस क्या था।
आगे देखिए, जो कि विच मीन्स दैट एक्सीडेंट मस्ट हैव टेकन प्लेस ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट आवर्स, यानी कि एम्प्लॉयमेंट के टाइम पर ही हुआ हो। अब यहाँ पे देखिए, जब टी जो है, जब वो अपने फैक्ट्री से घर वापस आ रहा था, तो पर्सनल एनिमीज़ ने, यानी कि उसके किसी पर्सनल दुश्मनों ने क्या करा, उसको प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के चलते उसको मारा। ठीक है, अब यहाँ पे ये एम्प्लॉयमेंट इंजरी नहीं होगी क्योंकि वो उसका पर्सनल मैटर था। अब आगे आप इन 2 एग्जाम्पल्स को पढ़ लीजिएगा। देखिए, एम्प्लॉय को समझते हैं। एम्प्लॉय क्या है? कोई भी पर्सन जो कि वेजेस के लिए काम करता है किसी फैक्ट्री में या फिर एस्टेब्लिशमेंट पे जिस पे ये एक्ट अप्लाई होता है। अब यहाँ पे देखिएगा, वो डायरेक्टली एम्प्लॉय किया गया है प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के द्वारा किसी भी वर्क पे। ठीक है, या जो इंसिडेंटल हो सकता है या फिर प्रिलिमिनरी कनेक्टेड हो सकता है उसी फैक्ट्री के वर्क से या फिर एस्टेब्लिशमेंट के वर्क से, वेदर जो वर्क उसने एम्प्लॉय ने किया है फैक्ट्री में किया हो या फिर कहीं और किया हो। ठीक है, आगे देखिए, जो कि एम्प्लॉयड किया जाता है थ्रू इमीडिएट एम्प्लॉयर। ठीक है, ऑन द प्रीमिसेस, या तो फैक्ट्री पे या फिर एस्टेब्लिशमेंट पे, अंडर द सुपरविजन ऑफ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, यानी कि 2 एम्प्लॉयर की बात आ गई। एक तो ये एम्प्लॉयर प्रिंसिपल वाला और इसके अंदर एक इमीडिएट एम्प्लॉयर। इसने इसको क्या करा, अपॉइंट किया। ठीक है, तो यहाँ पे ये अपॉइंट हुआ है, लेकिन ये काम क्या कर रहा है, एजेंट के द्वारा भी अपॉइंट हो सकता है, जो कि ऑर्डिनरली करता क्या है, पार्ट ऑफ वर्क ऑफ फैक्ट्री या फिर एस्टेब्लिशमेंट का या फिर उससे जुड़े हुए काम करता है। आगे देखिए, जिसकी सर्विसेज टेम्परेरीली लेंट या फिर लेट की गई है प्रिंसिपल एम्प्लॉयर द्वारा किसी पर्सन को। सपोज कीजिए मैंने अपनी फ्रेंड को अपने किसी एम्प्लॉय को अपनी फ्रेंड को फॉरवर्ड कर दिया कि अब ये काम आपके लिए 100% कर देगी, तो अभी इसके लिए एम्प्लॉय जो जिसको मैंने फॉरवर्ड किया है वो एम्प्लॉय कंसिडर होगी। ठीक है, और यहाँ पे बेसिकली ये ध्यान दिया जाएगा कि उसको इन कंसिडरेशन क्या मिल रहा है, वेजेस मिल रहे हैं, और वो काम किससे रिलेटेड कर रहे हैं जिसके लिए उन्हें एंगेज किया गया है। ठीक है, आगे समझते हैं। बट एम्प्लॉय डज नॉट इंक्लूड, एम्प्लॉय के अंदर कौन इंक्लूड नहीं होगा, कोई भी मेंबर इंडियन नेवल, मिलिट्री या फिर एयर फोर्सेस का कोई भी पर्सन जो एम्प्लॉयड हुआ है जिसके वेजेस एक्सक्लूड करते हैं, वेजेस एक्सीड कर रहे हैं उस वेजेस से जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक लिमिट प्रिस्क्राइब करी है। यहाँ पे एक बात का ध्यान रखिएगा कि एक्सक्लूडिंग रेम्यूनरेशन फॉर ओवर टाइम, ये ओवर टाइम को इंक्लूड करके वेजेस काउंट नहीं करेंगे, उसको एक्सक्लूड करके ही वेजेस काउंट किए जाएंगे। आगे देखिए, एग्जम्प्टेड एम्प्लॉय कौन सा होगा, जो कि नॉट लायबल अंडर दिस एक्ट टू पे एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन, यानी कि जिसको एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन में देखिए, जब ESI एक्ट है तो इसके अंदर एम्प्लॉयर भी पैसा कंट्रीब्यूट करता है तो एम्प्लॉय भी करता है। अगर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट नहीं करा तो वो एग्जम्प्टेड एम्प्लॉय हो गया। आगे देखिए, जो फैमिली है मीन्स ऑल और एनी ऑफ द रिलेटिव्स ऑफ एन इंश्योर्ड पर्सन, तो अब इसमें फैमिली में कौन कौन आएगा, स्पाउस, मतलब अगर लेडी है तो उसका हस्बैंड, हस्बैंड है तो उसकी वाइफ, मतलब मैन है तो। आगे क्या है, माइनर लेजिटिमेट या फिर अडॉप्टेड चाइल्ड हो सकता है इंश्योर्ड पर्सन का। ठीक, या फिर कोई ऐसा चाइल्ड हो सकता है जो कि पूरी तरह डिपेंड करता था इंश्योर्ड पर्सन की अर्निंग पे और जो अभी रिसीव कर रहा है एजुकेशन। ठीक है, और अभी तक उसकी एज 21 की नहीं हुई है या फिर सिर्फ 21 तक की अटेन की है, या फिर कोई भी अनमेरिड डॉटर। एक चाइल्ड जो कि इन्फर्म है, यानी कि मेंटली या फिजिकली डिसेबल है किसी भी रीज़न से, तो वो उस पर डिपेंड रहेगा तो और वो उसकी फैमिली काउंट होगा। जो डिपेंडेंट पेरेंट्स है जिनकी इनकम सारे सोर्सेज से एक्सीड नहीं करती है उस लिमिट से जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिफाइन करी है, या फिर इन केस ऑफ इंश्योर्ड पर्सन अगर वो अनमेरिड है तो उसके पेरेंट्स अगर अलाइव नहीं है तो माइनर ब्रदर या सिस्टर जो कि उस पर होली डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है, आगे समझते हैं फैक्ट्री का मतलब। वैसे तो हमने फैक्ट्री का मतलब डिस्कस कर लिया था कि जहाँ पे 10 या उससे ज़्यादा लोग एम्प्लॉयज़ हैं और काम कैसे हो रहा है, विद द एड ऑफ पावर। ठीक, या फिर जहाँ पे 20 और उससे ज़्यादा पर्सन्स हैं काम कैसे हो रहा है, विदाउट एड ऑफ पावर। बट यहाँ पे एक बात का और ध्यान रखना है कि ये क्या कैरी कर रहे हैं, किसी भी तरह की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कौन सी होगी। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, डेफिनेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सिमिलर है जो डेफिनेशन सेक्शन 2 के ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में दी गई है। इसका मतलब है कि किसी भी तरह की प्रोसेस, यहाँ पे देखिए ये बेसिक सी टर्म्स हैं, आप लोग पढ़ ही सकते हैं, मेकिंग, ऑल्टरिंग, रिपेयरिंग, ये सारी जो एक्टिविटीज़ की जा रही है ये किसके अंडर आएगी, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर। यहाँ पे पंपिंग, ऑयल, वाटर, सीवेज, तो ये भी मैन्युफैक्चरिंग है। जनरेटिंग, ट्रांसफॉर्मिंग और ट्रांसमिटिंग पावर, composing types of printing by letter press, लिथोग्राफी इज टाइप ऑफ अ प्रिंटिंग। ओके, आगे देखिए, बुक बाइंडिंग भी हो सकता है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वर्क हो सकता है, और प्रिजर्विंग और स्टोरिंग किसी भी तरह का आर्टिकल कोल्ड स्टोरेज में। यहाँ पे कई बार एक केस स्टडी आ जाती है, देखिए यहाँ पे फटाफट से देख लेते हैं कि
इस वाले केस में इन्होंने क्या करा, रेफ्रिजरेटर रखा, किस पर्पस के लिए कि दही और कर्ड को ठंडा करना है, ठीक है। अब इन्होंने रखा क्या है, रेफ्रिजरेटर। लेकिन अभी सेकंड वाला केस है, ये कहते हैं कि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी और ये मिल्क बेचती है, ठीक है। अब यहाँ पे ये बात का ध्यान दीजिएगा कि ये जो बचा हुआ मिल्क होता है उसको कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं ताकि बाद में उसको बेचे, तो नहीं तो मीन टाइम में वो खराब हो जाएगा। और हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर रेफ्रिजरेटर कवर है या कोल्ड स्टोरेज कवर है, ऑब्वियसली कोल्ड स्टोरेज, तो ये एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। यानी कि ये काउंट होगा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और ये काउंट नहीं होगा एज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। चलिए फटाफट से समझते हैं वेजेस का मतलब। वेजेस क्या है, मीन्स जितनी भी रेम्यूनरेशन पेड है या फिर पेबल है कैश में किसी एम्प्लॉय को, इफ द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, एक्सप्रेस है, इम्प्लाइड है, ठीक है, वो फुलफिल होती है और इंक्लूड करती है कोई भी पेमेंट जो कि एम्प्लॉय को दी गई है इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पीरियड। ऑथोराइज लीव भी उसके अंदर काउंट होगी, लॉकआउट भी काउंट होगा, आगे देखिए स्ट्राइक भी काउंट होगी जो कि इलीगल ना हो, और ले ऑफ या फिर एडिशनल रेम्यूनरेशन उसको कोई दी गई है तो इफ एनी पीरियड नॉट एक्सीडिंग 2 मंथ। आगे देखिए जो वेज है हाउएवर उसके अंदर क्या इंक्लूड नहीं होगा, कोई भी कंट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉयर ने की है किसी पेंशन फंड में या फिर प्रोविडेंट फंड में और या फिर इस एक्ट के अंदर, किसी भी तरह का ट्रैवलिंग अलाउंस या फिर वैल्यू ऑफ एनी ट्रैवलिंग कंसेशन, किसी भी तरह का सम पे किया गया है एम्प्लॉय को डिफ्रे करने के लिए, धोखा देने के लिए, स्पेशल एक्सपेंसेस एंटेल टू हिम और उसकी नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अकॉर्डिंग, कोई भी तरह की ग्रेजुटी या फिर जो डिस्चार्ज पे पेएबल होनी थी एम्प्लॉय को। चलिए आगे समझते हैं। परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट। परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट क्या है, वो डिसेबलमेंट परमानेंट नेचर की जो कि रिड्यूस कर देती है एम्प्लॉय की अर्निंग कैपेसिटी को, जो काम वो पहले कर सकता था किसी भी एम्प्लॉयमेंट में, इन एवरी एम्प्लॉयमेंट एक्सीडेंट से पहले, ठीक है। आगे देखिए परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट क्या होगा। आई होप कि आप इस चैप्टर को वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के बाद पढ़ रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको स्केड्यूल्स समझा चुकी हूँ। परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट क्या होगा, परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट के का मतलब है किसी भी तरह की ऐसी डिसेबलमेंट जो कि एम्प्लॉय को पूरी तरह से इनकैपेसिटेट कर देती है कोई किसी भी वो एक्टिविटी करने में जो कि वो एक्सीडेंट के टाइम पे परफॉर्म कर सकता था। आगे देखिए सिकनेस क्या है। सिकनेस एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए, अटेंडेंस चाहिए, यानी कि उसको मेडिकल पूरी ट्रीटमेंट और अटेंडेंस चाहिए, और नेसेसिटेट करता है एब्सेंटिज्म फ्रॉम वर्क, यानी कि वो काम से छुट्टी लेगा ही लेगा क्योंकि मेडिकल ग्राउंड्स पे, क्योंकि वो काम सिकनेस के केस में नहीं कर पाएगा। टेम्परेरी डिसेबलमेंट क्या होती है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए फ्रैक्चर, यानी कि थोड़े टाइम के लिए किसी तरह की कोई इंजरी हो जाती है। आगे देखिए अब समझते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्कीम। जो ईएसआई कॉर्पोरेशन है इसको बनाया गया था इस स्कीम को एडमिनिस्टर करने के लिए। अब यहाँ पे देखिए ये सेटअप कब हुई थी, 1 अक्टूबर 1948, और किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अंडर सेक्शन 3 ऑफ ईएसआई एक्ट 1948। ये प्राइमर है सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी कंट्री का। ये जो हाईएस्ट पॉलिसी ये जो है ये हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग और डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होती है यहाँ पर, और ये ओवरसी करती है यानी कि लुक आफ्टर करती है पूरे कंट्री के अंदर ईएसआई स्कीम को। देखिए जो ईएसआई कॉर्पोरेशन है, ठीक है, उसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, परपेचुअल सक्सेशन है, कॉमन सील है, हम इस पर केस भी कर सकते हैं, ये हम पर केस भी कर सकती है। जो कॉर्पोरेशन है वो उसके अंदर क्या है, मेंबर्स है जिनको कौन अपॉइंट, जो रिप्रेजेंट करते हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को, एम्प्लॉयज़ को, पार्लियामेंट को, मेडिकल प्रोफेशन को। जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर फंक्शंस है एज द चेयरमैन ऑफ द कॉर्पोरेशन। यहाँ पे समझिए कि जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर है, ठीक है, जो फंक्शन करता है वो क्या फंक्शन करेगा, एज द चेयरमैन ऑफ द कॉर्पोरेशन। अब यहाँ पे 2 विंग्स होते हैं ईएसआई कॉर्पोरेशन के, एक होता है स्टैंडिंग कमेटी, दूसरा होता है एमबीसी जिसको हम कहते हैं मेडिकल बेनिफिट काउंसिल। देखिए जो स्टैंडिंग कमेटी होती है वो कॉन्स्टिट्यूट करती है किसके द्वारा, किस मेंबर्स के द्वारा, जो कि ईएसआई कॉर्पोरेशन के ही होते हैं, ताकि वो एक्ट करे एज एग्जीक्यूटिव बॉडी जो कि कारभार संभालेगी उसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है, स्कीम के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, और जो जनरल सुपरिटेंडेंस एंड कंट्रोल रखेगी ईएसआई कॉर्पोरेशन पे। आगे जो मेडिकल बेनिफिट काउंसिल होगी वो कॉन्स्टिट्यूट करी जाएगी ताकि वो एडवाइस कर सके ईएसआई कॉर्पोरेशन को ऑन मेडिकल क्वेश्चंस। ये एडवाइस करेगा इन रिगार्ड टू सेटिंग अप ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ रीजनल एंड लोकल मेडिकल बेनिफिट काउंसिल्स की, ठीक। आगे देखिए जो मेडिकल बेनिफिट काउंसिल है उसको हेड कौन करेगा, ठीक है, उसको लीड कौन करेगा, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, ये और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कि असिस्ट करी जाएगी। अब इनकी मदद कौन करेगा, मेडिकल कमिश्नर इन ऑल मैटर्स जो कि इससे मेडिकल रिलीफ से रिलेटेड होंगे। आगे समझिए जो ईएसआई कॉर्पोरेशन है
वो एम्पावर्ड है टू अपॉइंट रीजनल बोर्ड्स और लोकल कमिटीज, रीजनल एंड लोकल मेडिकल बेनिफिट काउंसिल्स उन एरिया में और उस मैनर में, और डेलीगेट करेगी उनको पार्ट्स और फंक्शंस जैसे एज पर रेगुलेशंस। जो ईएसआई कॉर्पोरेशन होगा वो अपॉइंट कर सकता है इंस्पेक्टर्स को एक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। अब देखिए ईएसआई कॉर्पोरेशन के अंदर कौन कौन लोग होंगे। चेयरमैन होगा, वाइस चेयरमैन होगा, एक पर्सन होगा जो यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करेगा, नॉट मोर देन 5%। ये अपॉइंट किए जाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। 10% जो कि रिप्रेजेंट करेंगे एम्प्लॉयर्स को, तो वो अपॉइंट करे जाएंगे इन कंसल्टेशन विद ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ एम्प्लॉयर्स। एम्प्लॉयर्स की कंसल्टेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी कंसल्टेशन में, ठीक है, जो कि रिकॉग्नाइज कर सकते हैं फॉर द पर्पस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और इसी तरह से 10% एम्प्लॉय किए जाएंगे जो कि रिप्रेजेंट करेंगे एम्प्लॉयज़ को। आगे 10% जो कि मेडिकल प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। आगे द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जिन पार्लियामेंट ऑफ होम 2 शैल बी मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ पीपल। कहाँ का? एक लोकसभा का और एक कहाँ का? राज्यसभा का। ठीक है, यहाँ पे देखो ये इलेक्ट किए जाएंगे मेंबर्स के द्वारा, ठीक है, ऑफ द हाउस ऑफ पीपल एंड द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी कि यही लोग इनको इलेक्ट करेंगे। आगे समझते हैं कि जितने भी मेंबर्स हैं A to H ये अपॉइंट किसके द्वारा किए जाएंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। आगे एक पर्सन अपॉइंट किया जाएगा जो कि रिप्रेजेंट करेगा हर स्टेट को, यानी कि देखिए अगर महाराष्ट्र है तो वो अपने स्टेट के लिए एक पर्सन को भेजेगा जो कि रिप्रेजेंट करेगा महाराष्ट्र को, जिसमें एक्ट सपोज कीजिए इन्फोर्स है और स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। और उसके अलावा एक डायरेक्टर जनरल भी होगा कॉर्पोरेशन का उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए, जिसे क्या कह सकते हैं? एक्स ऑफिशियो। आगे देखते हैं जो टर्म है ऑफिस ऑफ मेंबर्स ऑफ द ईएसआई कॉर्पोरेशन। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर्स ऑफ ईएसआई कॉर्पोरेशन वो रिप्रेजेंट करता है एम्प्लॉयर्स को, एम्प्लॉयज को, मेडिकल प्रोफेशन को, लोकसभा को, राज्यसभा को। एंड शैल भी कितना टाइम होगा? 4 साल का। और कब से कमेंस होगा? जिस डेट पे उनको अपॉइंटमेंट या फिर इलेक्ट किया गया है। कोई भी मेंबर जो होगा ईएसआई कॉर्पोरेशन का शैल नॉट विद स्टैंडिंग द एक्सपायरी ऑफ सेट पीरियड ऑफ 4 years, वो ऑफिस तक ही रहेगा जब तक उसका सक्सेसर नोटिफाइड नहीं हो जाता है। आगे देखिए अदर मेंबर्स जो होंगे कॉर्पोरेशन के वो ऑफिस होल्ड करेंगे जब तक गवर्नमेंट उन्हें अपॉइंट करके रखती है। अब समझते हैं इनकी पार्ट्स ऑफ ईएसआई कॉर्पोरेशन। जो ईएसआई कॉर्पोरेशन है वो एम्प्लॉय कर सकती है उतने नंबर ऑफ ऑफिसर्स के स्टाफ को या फिर सर्वेंट्स को जितना उन्हें बिजनेस की एफिशिएंट ट्रांजैक्शन के लिए चाहिए। हाउएवर जो सैंक्शन होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, पहले वो ऑब्टेन किया जाएगा 2 चीज़ों के लिए। अगर कोई पोस्ट क्रिएट करनी है या फिर किसी भी एम्प्लॉय की मैक्सिमम सैलरी ऐसी है जो कि एक्सीड कर रही है उस सैलरी से जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या करी है? प्रिस्क्राइब करी है, तो इनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का सैंक्शन लेना पड़ेगा। जो कॉर्पोरेशन है वो बेनिफिट के स्कीम के बेनिफिट्स के अलावा जो कि एक्ट में स्पेसिफाई है प्रमोट कर सकती है मेजर्स इम्प्रूवमेंट के लिए, हेल्थ की वेलफेयर के लिए, इंश्योर्ड पर्सनस के लिए, और रिहैबिलिटेशन और रीएम्प्लॉयमेंट ऑफ इंश्योर्ड पर्सनस जो कि इंजर्ड या डिसेबल्ड हो गए थे। ये इनकर कर सकती है उस तरह के एक्सपेंडिचर कॉरपोरेशन के फंड में से जो लिमिट्स में ही आते हैं, वो लिमिट्स जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब की है। आगे समझते हैं जो कॉरपोरेशन है वो अपॉइंट कर सकती है रीजनल बोर्ड्स को, लोकल कमिटीज़ को, रीजनल लोकल मेडिकल बेनिफिट काउंसिल्स को उन एरियाज़ में और उस मैनर में, और डेलीगेट कर सकती है पावर और फंक्शंस उनको। आगे देखिए जो कॉरपोरेशन है सब्जेक्ट टू कंडीशंस जो कि प्रिस्क्राइब बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, वो एक्वायर कर सकती है प्रॉपर्टी को और होल्ड भी कर सकती है, चाहे वो मूवेबल हो इमूवेबल हो, उसको बेच सकती है और ट्रांसफ़र कर सकती है। जो कॉरपोरेशन है टाइम टू टाइम वो एक्सेस मनी को इन्वेस्ट कर सकती है जो कि उसे इमीडिएटली रिक्वायर्ड नहीं है किसी भी पर्पस के लिए। कॉरपोरेशन में विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट उन टर्म्स को ध्यान में रखते हुए लोन्स ले सकती है और डिस्चार्ज भी कर सकती है उन लोन्स को। जो कॉरपोरेशन है वो कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है मेडिकल बेनिफिट, अपने मेडिकल बेनिफिट्स कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है स्टाफ के लिए, जैसे कि प्रोविडेंट हो गया या फिर बेनिफिट फंड हो गया, जो भी उसको ठीक लगे। ये अपॉइंट कर सकती है उन पर्सन और इंस्पेक्टर्स को जो उनको ठीक लगे और फॉर द पर्पस ऑफ एक्ट जो कि उसकी लोकल लिमिट्स के अंदर हो। आगे समझते हैं ड्यूटीज़ ऑफ ईएसआई कॉरपोरेशन। देखिए जो कॉरपोरेशन है वो हर साल बजट तैयार करेगी जो कि प्रोबेबल रिसीप्ट शो करेगा और साथ ही साथ एक्सपेंडिचर भी शो करेगा। जो क्या करना है, इसे प्रपोजल्स टू इनकर ड्यूरिंग द फॉलोइंग ईयर, यानी कि फॉलोइंग ईयर में कितनी रिसीप्ट्स आएगी, कितना एक्सपेंडिचर होगा, और वो सबमिट करेगा बजट की कॉपी
ठीक है, और अप्रूवल लेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से। आगे जो कॉर्पोरेशन है वो मेंटेन करेगी करेक्ट अकाउंट्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर को उस मैनर में जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको प्रिस्क्राइब करती है। जो अकाउंट्स होंगे कॉर्पोरेशन के वो ऑडिट किए जाएंगे सीएजी के द्वारा, और जितना भी एक्सपेंडिचर सीएजी के द्वारा होगा इस कनेक्शन में, ऑडिट के कनेक्शन में, तो जो कॉर्पोरेशन है वो उसको सीएजी को देगी, पेबल रहेगा वो कॉर्पोरेशन के द्वारा सीएजी को। आगे जो कॉर्पोरेशन है वो सबमिट करेगी सीजी को अपनी एनुअल रिपोर्ट अपने काम की और एक्टिविटीज़ की। जो एनुअल रिपोर्ट होगी ऑडिटेड अकाउंट्स होंगे कॉर्पोरेशन के, उसके अलावा टुगेदर विद द रिपोर्ट ऑफ सीएजी इंडिया की, देयर ऑन जो कमेंट्स होंगे सीएजी के, और जो बजट होगा फाइनली अडॉप्ट किया जाएगा कॉर्पोरेशन के द्वारा, उसको पार्लियामेंट में प्लेस किया जाएगा, यानी कि वहाँ पे रखा जाएगा। जो कॉर्पोरेशन होगी 5 साल के इंटरवल्स पर क्या करेगी, वैल्यूएशन कराएगी अपने एसेट्स और लायबिलिटीज़ की, किसके द्वारा, जो वैल्यूअर अपॉइंट किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा।